जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बडी कॉमर्स क्लासेस। हम लोगों ने अभी तक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। वो लेक्चर्स मैंने बहुत छोटे रखे हैं और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2.5 से 3 घंटे में मैं आपके एनपीओ के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर दूंगा और इसे आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले बात करें हम लोग अपने पिछले वीडियोस के बारे में, पिछले लेक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और मैंने लास्ट के लेक्चर 3 में आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था जिसमें 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैं अपने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आपने जो भी सॉल्व किया है सम, आप उसे मैच कर सकते हैं मेरे सम के साथ और पता कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट में और जानते हैं कुछ और सब्सक्रिप्शन के बारे में। मैंने आप लोग को अभी तक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जो मुझे बताना है, मैंने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अभी तक आप लोग को नहीं बताया है, वो हम लोग आज की इस क्लास में पहले डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो चलते हैं आज हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ और सीखने को। डियर फ्रेंड्स, एक कुछ छोटी सी वर्ड्स है जिसमें हम लोग हमेशा ही एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो वर्ड्स के कारण ही हम लोग एग्जाम में अपने सम को गलत बना कर आते हैं। तो चलिए हम लोग उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे वो हम लोग समझे एग्जामिनेशन पर्पज से। राइट, मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एनपीओ है, राइट, कोई एनपीओ है और उसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है और उसके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये कब का है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 2 सब्सक्रिप्शन दिख रहा है रिसीट साइड, और ये सब्सक्रिप्शन कौन कौन से साल का है, 2018-19, 2019-20 एंड 2020 एंड 21। ये अमाउंट मैं बता रहा हूं आपको। ये जो इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, लास्ट ईयर, इसे हम लोग बोल सकते हैं लास्ट ईयर, इसे हम लोग बोल सकते हैं करेंट ईयर, इसे हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट ईयर। राइट, ओके, सपोज दैट ये 2018-19 का 15,000 अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, 2019-20 के लिए 1,65,000 रिसीव हुआ है और 2020 एंड 21 के लिए 7,000 रिसीव हुआ है। राइट, ओके, और ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल अमाउंट हो रहा है 187, राइट, 1,87,000। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हुए हम लोग को, इसके अलावा हम लोग को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। वो क्या है, मैं लिखता हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग को बताया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन as on 31st March 2019, this is 20,000 and outstanding subscription for the year ended
31 मार्च 2020 10,000। बस इतनी सी बात है। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इस बात की आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है, जो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूं। प्लीज 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 फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं अभी। एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, दो सेंटेंस ऐसे हैं, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, एज ऑन एंड फॉर द ईयर एंडेड। और इन्हीं दो वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के कारण हम लोग एग्जाम में गलती करके आते हैं। सबसे पहले इस पे बात करते हैं हम लोग। ये बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019 20,000 रुपीज का है। मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बाकी है 20,000 रुपीज का, और हमें पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, ओनली 15,000 रुपीज। दैट मीन्स कि 5,000 रुपीज करेंट ईयर के एंड में अभी भी आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का, राइट। और ये क्या लिख कर दिया है हम लोग को, ये लिख कर दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 मीन्स फॉर द ईयर, इस साल के लिए सिर्फ इस साल के लिए 10,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, राइट। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020 हाउ मच, 5,000 रुपीज फॉर लास्ट ईयर and 10,000 rupees for current year. That means total amount of outstanding subscription is 15,000। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। आपके लिए ये समझना, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में हम लोग ज्यादातर ये गड़बड़ करके आ जाते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है तो प्लीज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कि फॉर द ईयर एंडेड बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी ईयर के लिए बाकी है। और अगर ये यहां पे एज ऑन लिख देता, इट मीन्स इस पार्टिकुलर डे को टोटल अमाउंट सिर्फ 10,000 ही बाकी है। अगर एज ऑन लिख देता यहां पे, तो अगर यहां पे एज ऑन लिख देता तो हम लोग ये मानते कि ये 5,000 रुपीज भी इसी 10,000 में इंक्लूडेड है, और टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020 10,000 ही निकल कर आता, राइट। चलते हैं आगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना दिखाएंगे, एज ऑन 31 मार्च 2020 दिस इज 15,000, राइट। आगे बात करते हैं तो सर हम लोग इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे। आपको नोट करना हो तो नीचे नोट कर लेना, मेरे पास स्पेस कम था इसीलिए मैंने इधर नोट किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये अमाउंट आएगा इनकम साइड में बाय
सब्सक्रिप्शन एक तो हमें करेंट ईयर के लिए 165 रिसीव हुआ है, 165 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, और ऐड करेंगे इसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिस इज 10,000 रुपीज, एंड वी विल शो 1,75,000 रुपीज in income and expenditure account in income side। ये होगा हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या अमाउंट शो करेंगे, आप चाहे तो इसे वर्किंग नोट में नीचे लिख सकते हैं और डायरेक्ट बाई सब्सक्रिप्शन 1,75,000 भी ट्रांसफर कर सकते हैं। चले आगे हम लोग यहां से। ओके, मैंने आप लोगों को सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारी चीजें बता दी हैं, बस एक चीज बाकी है। वो एक बात क्या है कि मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं बताया है ना। तो मैं अभी आप लोगों को बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूं। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग जैसे जैसे आगे सीखते जाएंगे हम लोग को पता चलेगा कि इसमें ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना होता है, ओपनिंग कैपिटल फंड भी निकालना होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट एज ऑन ओपनिंग डेट। तो जब हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन ओपनिंग डेट बनाते हैं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड दिखता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड दिखता है। जो ओपनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा, राइट। ओपनिंग डेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन ओपनिंग डेट, जो भी बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो एज ऑन ओपनिंग डेट होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा। यह है हमारा सब्सक्रिप्शन का प्रेजेंटेशन का तरीका ओपनिंग बैलेंस शीट में। और जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पे अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सिंपल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड, वो भी वैसा जो क्लोजिंग डेट पे हो, एज ऑन क्लोजिंग डेट, है ना। और एडवांस सब्सक्रिप्शन वैसा जो कि एज ऑन क्लोजिंग डेट हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये है सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने का तरीका। सब्सक्रिप्शन में मैंने आप लोग को आज जो कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट और ये बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन का तरीका, दैट्स एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, और इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। इसके अलावा आज हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, राइट। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आप इसे पॉज करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। आज हम लोग बात कर रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है हम लोग को, तो प्लीज कंसंट्रेशन हाई कर लेना अपना आप। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग बात करें कि फंड क्या होता है। फंड एक ऐसा अमाउंट होता है जो यूज किया जाता है किसी भी काम में जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, राइट। फंड होता क्या है ये मैंने आप लोगों को अभी बताया। अब ये बता रहा हूं मैं आपको कि टाइप ऑफ फंड क्या होता है। टाइप्स ऑफ फंड, ये दो टाइप के हो सकते हैं मेनली।
दो टाइप के हो सकते हैं, ये मेनली दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं जनरल फंड और दूसरा स्पेशल फंड या स्पेसिफिक फंड। तो बात करें हम लोग जनरल फंड के बारे में, तो जनरल फंड ऐसा फंड होता है जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कैपिटल फंड भी बोला जाता है या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड फंड भी बोला जाता है। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड भी बोला जाता है। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड मीन्स इट मे बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज, it may be used for any purpose. There is no defined purpose for which this fund is going to be used. आप चाहो तो कोई भी पर्पज से इसे यूज कर सकते हो, बट दैट शुड बी रिलेटेड विथ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चले आगे, तो मैं इसे एक नोट में लिख लूं इस बात को, आप लोग भी नोट डाउन कर लेना इसे। इट may be used for any purpose. राइट, और मैंने आप लोगों को बताया इसे कैपिटल फंड भी बोलते हैं या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड भी बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस पे हम लोग, और स्पेशल फंड में आते हैं। स्पेशल फंड क्या होता है? स्पेशल फंड वैसे फंड होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जनरल फंड क्यों बनाए जाते हैं? जनरल फंड जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, राइट। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज मेड फॉर जनरल, इट इज मेड फॉर जनरल पर्पस, राइट। और स्पेशल फंड कैसे फंड होते हैं? ये ऐसे फंड होते हैं, ये ऐसे फंड होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज मेड फॉर स्पेशल पर्पस, राइट। मैं इससे भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, मैं इसे भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं रेस्ट्रिक्टेड फंड की। सबसे पहले मैं बात करता हूं रेस्ट्रिक्टेड फंड की। ये कैसे फंड होते हैं? ये ऐसे फंड होते हैं जिनका यूज रेस्ट्रिक्टेड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पर्पस, सिर्फ उसी रेस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट फंड मीन्स ये, अगर ये फंड स्पोर्ट फंड के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के पर्पस से ही यूज किया जाएगा, अदर पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। प्राइज फंड, प्राइज फंड बनाने का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं, राइट। दीज आर द एग्जाम्पल्स, राइट। और कौन से फंड्स हो सकते हैं? फिक्स्ड एसेट फंड, राइट। ये फंड क्यों बनाया जाता होगा? ये फंड बनाने का इंटेंशन होता होगा ताकि इस फंड को हम लोग फिक्स्ड एसेट के में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सके। मैं क्या लिख दूं इसमें? तो फॉर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड एसेट। ये क्यों बनाए जाते होंगे? फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
और भी फंड्स हो सकते हैं। एक होता है डेट फंड। ये क्यों बनाए जाते होंगे डेट फंड? डेट मतलब लोन्स। ये फंड जनरली बनाए जाते हैं लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, राइट, फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स। फॉर एग्जाम्पल लोन्स टू एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। कोई स्कूल है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, तो वो स्टूडेंट्स को लोन देने के लिए लोन फंड बनाए होंगे, डेट फंड बनाए होंगे। और एक क्या होता है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड का नाम सुना है आपने? एंडोमेंट फंड ये भी रेस्ट्रिक्टेड फंड की तरह होते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेशल पर्पस। restricted for special purpose only. For example, for construction of building, बिल्डिंग से बेटर वर्ड होगा स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ओल्ड एज होम्स। एक बात में आपको फिर से कंफ्यूजन हो गया होगा, इसका नाम रेस्ट्रिक्टेड फंड है ही, तो आपने यहां वर्ड रेस्ट्रिक्टेड क्यों लिखा? तो दोनों में डिफरेंस है, एक डिफरेंस है। इवन मैं बोलूं ये तीनों में और इसमें डिफरेंस है। ये तीनों फंड जो होते हैं ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खुद से बनाती है, खुद से क्रिएट करती है, अपने इनकम के पार्ट से सेपरेट करके, अपने इनकम का एक पार्ट सेपरेट करके ये फंड बनाती है। लेकिन एंडोमेंट फंड जनरली क्या होता है, कोई पर्सन अपनी लेगेसीज या गिफ्ट्स डोनेट करता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। लेगेसीज का नाम सुना है आपने? वसीयत या गिफ्ट, कोई गिफ्ट देता है किसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को और वो पर्पस डिफाइन कर देता है कि मेरे इस पैसे का इस्तेमाल या मेरे इस प्रॉपर्टी का यूज, सपोज करो किसी ने गिफ्ट कर दिया लैंड किसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को उस सिचुएशन में, और उसने पर्पस भी डिफाइन कर दिया कि ये लैंड सिर्फ और सिर्फ आप स्कूल बनवाने के लिए यूज करेंगे या फिर कॉलेज बनवाने के लिए यूज करेंगे या फिर ओल्ड एज होम बनवाने के लिए यूज करेंगे, तो वो फिर एंडोमेंट फंड कहलाता है। और वो फंड सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज हो सकता है जो उस लेगेसी डोनेट करने वाले पर्सन ने डिफाइन कर रखा है। और उसी तरह गिफ्ट के केस में भी होता है, कोई पर्सन गिफ्ट प्रोवाइड करता है किसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को और वो क्या बोलता है कि मेरा ये गिफ्ट का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टिकुलर पर्पस, इस पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, तो वो फंड एंडोमेंट फंड कहलाता है और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए यूज किया जा सकता है। ओके गाइज, ये तो मैंने आपको बताया कुछ स्पेशल फंड्स और एक होता है जनरल फंड। अब चलिए बात करते हैं, इसे आप लोग चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके, और मैं अभी यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। ओके, हम लोग अब बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फंड्स की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि फंड दो टाइप के हो सकते हैं, एक जनरल फंड और एक स्पेशल फंड, राइट। एक जनरल फंड हम लोगों ने देखा और एक स्पेशल फंड देखा। जनरल फंड को हम लोग जनरली क्या करते हैं, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, देयर इज नो डिफाइंड पर्पस
फॉर जनरल फंड, और ये हम लोगों को बैलेंस शीट में दिखाना होता है। इट इज shown in balance sheet. It is shown in liability side. In balance sheet. It is shown in liability side in balance sheet. ओके, और क्या होता है? सरप्लस और डेफिसिट, याद आ रहा है कुछ? सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस आता था हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट के केस में, और डेफिसिट आता था लॉस के केस में। सरप्लस एंड डेफिसिट इज एडजस्टेड विथ जनरल फंड। जिस तरह प्रॉफिट और लॉस कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो जाता था, प्रॉफिट आता था तो हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते थे, और लॉस आता था तो हम लोग प्रॉफिट में लेस कर देते थे, हम लोग कैपिटल में लेस कर देते थे। बिल्कुल उसी तरह डेफिसिट आएगा तो हम लोग जनरल फंड या कैपिटल फंड से लेस कर देंगे, और सरप्लस आएगा तो हम लोग जनरल फंड या कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं और स्पेशल फंड की अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। स्पेशल फंड की अकाउंटिंग की हम लोग जब बात करें तो ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर related to such special fund related to special fund is adjusted with such fund। सर ये क्या आपने बोला? मैंने बोला सपोज करते हैं हम लोग स्पोर्ट फंड है, स्पोर्ट फंड में हम लोगों ने कुछ अमाउंट पहले से रखा है। अगर हम लोग स्पोर्ट फंड में क्या करेंगे, मैच ऑर्गेनाइज करेंगे, मैच ऑर्गेनाइज करने से हम लोग टिकट सेल करेंगे, तो टिकट जो सेल करेंगे, हम लोग जो टिकट सेल करेंगे उससे जो इनकम आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, और हम लोग प्राइस भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग प्राइस भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होगा वो लेस हो जाएगा। राइट, तो स्पोर्ट फंड से रिलेटेड जितने भी इनकम है या एक्सपेंडिचर है वो उससे एडजस्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंगली, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा हमारे पास वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। राइट, यस सर। अच्छा, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, मान लेते हैं हम लोग, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब यहाँ पे अमाउंट कम पड़ जाए, हम लोग को हमारे पास जितना फंड है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, सपोज करते हैं हमारे पास 5000 रुपीज पहले से था इस फंड में, हम लोगों ने मैच टिकट सेल किया 2000 रुपीज का, बट मैच का प्राइस अवॉर्डेड में एक्सपेंडिचर हो गया 9000 रुपीज का। देन इन दैट सिचुएशन हमारे पास जो 2000 रुपए का एक्सपेंडिचर दिख रहा है, एक्सेस एक्सपेंडिचर, हमारे पास जो 2000 का एक्सेस एक्सपेंडिचर दिख रहा है वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लेकर जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंडिचर।
ओके, अब इस बात को हम लोग इसमें नोट कर लेते हैं फटाफट से। इस एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करके मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। आप मेरे साथ ये नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज। मैंने पहली बात आप लोगों को क्या बताई, जितने भी इनकम है और एक्सपेंडिचर है वो सारे के सारे उस फंड से एडजस्ट हो जाएंगे। और इफ एक्सपेंडिचर expense is more than the amount of fund, then excess amount will be transferred to income and expenditure account as expenditure of that particular year. ओके गाइज, ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज़ इसे एक लाइक तो जरूर देना। और अगर आपको लगता है इससे किसी और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है तो इसे प्लीज़ अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर जरूर करना। और अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोग को लगता है मैं किसी और भी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ PDF फॉर्म में, ताकि आप इससे रिलेटेड सम सॉल्व कर पाए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।